अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है मिजाज गिरामी बखैर होगा। इस वक्त मैं कहानी मसीहा की 21वीं किस्त लेकर हाजिर हूँ और आपकी तवज्जो चाहता हूँ। गुज़श्ता 20वीं किस्त में आपने सुना कि उस दिन कुमोदनी और महताब खान की काफ़ी अरसे बाद फिर से मुलाकात हुई, जबकि दोनों ही एक दूसरे की तलाश में कई महीनों से सरगर्दा थे। अगरचे कुमोदनी शाम ढले चाय नाश्ते के बाद यशोदा भवन वापस चली गई थी, लेकिन उस रात अलग अलग महताब व कुमोदनी एक दूसरे की कुर्बत का लम्स भूल नहीं पा रहे थे। दोनों ही के लिए वो ज़िंदगी का पहला मौका था जब जवान जिस्मों की गर्मी महसूस की थी। कुमोदनी के पूरे कमरे में महताब खान के मलबूसात में रची हुई चार्ली की तेज़ खुशबू तैर रही थी, जो खुद कुमोदनी के लिबास से निकलकर सीलिंग फैन की हवा में घुल रही थी। महताब खान की बाहों में समाकर उसके लिबास ने महताब के मलबूसात से ये खुशबू लेकर आए थे। इसके अलावा सांसों की गर्मी, आंखों की रोशनी और दिल की धड़कनों में उसे महताब खान की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वो अपने फर्श पर बेचैनी से करवटें बदल बदल कर न जाने कैसे कैसे ख्वाब सजा रही थी, जबकि उधर महताब खान व सूरज अलग अलग लक्ष्मी के फेल पर फिक्रमंद थे। दोनों ही दोस्त अलग अलग उसके इनकार की वजूहात का मुअम्मा हल करने में पूरी तरह अपने दिमाग खर्च कर रहे थे, लेकिन कतई समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने रमेश कुमार को नाकबूल क्यों किया। अपनी अपनी तौर पर दोनों ही दोस्तों ने यह भी गौर करने की कोशिश की थी कि लक्ष्मी का किसी से कोई प्यार व अफेयर तो नहीं है, लेकिन ये सब बातें दोनों दोस्त के तसव्वुरात व तख़य्युलात तक ही महदूद थे। कोई ठोस सबूत बिल्कुल नहीं था। वैसे सूरज काफ़ी सदमे में था, लिहाजा वो उस दिन सुबह के 5 बजे ही बिस्तर छोड़ दिया, गुस्ल से फारिग होकर एक कप चाय पिया और ऑफिस के लिए निकल गया। दूसरी जानिब महताब खान गहरी नींद में था, क्योंकि रात उसे काफ़ी देर से नींद आई थी। बहरसूरत अब फ़ोन का लाइन महताब के कमरे में भी मुंतकिल था। अंदर फ़ोन की घंटी बजी तो जसीम फ़ौरन उठा और रिसीवर अपने कान से लगा लिया। दूसरी जानिब से सूरज ने अपने दोस्त महताब के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो जसीम ने उसे महताब खान को रीडायरेक्ट कर दिया। घंटी की आवाज़ सुनकर महताब ने एक लंबी अंगड़ाई ली और दोनों के दरमियान लक्ष्मी के मौजू पर ही बातें होने लगी। सूरज ने कहा, दोस्त, बार बार मेरे जहन में ख्याल आ रहा है, अगरचे मैंने लक्की की ज़ात से मुतल्लिक कभी ऐसी कोई फीलिंग महसूस नहीं की है, फिर भी तजब्जुब में हूँ कि रमेश बाबू को एवॉइड करना कोई मामूली वजह नहीं हो सकती है। महताब ने फिक्रमंद लहजे में जवाब दिया, डियर, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ कि उसकी वजह कोई खासी हो सकती है। सूरज बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्की किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है, और अगर ये सच है तो उसे बताना चाहिए ना। अगर डायरेक्ट वो हम दोनों को नहीं बता सकती तो निर्मला भाभी के माध्यम से तो जाहिर कर ही सकती है। हालांकि निर्मला भाभी से पूछने पर उसने अपनी लाइल्मी जाहिर करते हुए कहा कि उसे ऐसा कुछ नहीं लगता है। बारसूरत महताब ने एक बार फिर उसे तसल्ली देते हुए कहा, दोस्त, मैं फिर भी कहूँगा कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा चिंता मत करो। इंशाअल्लाह मैं जल्द ही गुड़िया के ख्यालात की तह तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। ठीक है जान, अभी और सोना है क्या? महताब ने जवाबन कहा, नहीं, अब बेदार हो चुका हूँ तो दोबारा नींद आएगी भी नहीं। वैसे आप अभी कहाँ हो? सूरज बोला, मैं ऑफिस चला आया हूँ। रात भर परेशानी महसूस करता रहा हूँ, ठीक से सो भी नहीं पाया। दौरान गुफ्तगू दिलशाद बानो पानी से भरा गिलास और चाय का कप लेकर आ गई तो महताब ने कहा, आओ भाई, मामी मेरी आवाज़ सुनकर चाय पानी के साथ आ गई हैं। सूरज धीरे से हंसकर बोला, शुक्रिया दोस्त, आप पियो, और उसने रिसीवर रख दिया। अब रहा चाय पीते हुए महताब ने बखूबी महसूस किया था कि वाकई सूरज ज़हनी तौर पर उलझनों का शिकार है। लिहाजा सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद ही वो अपनी कार से सूरज की हवेली पर पहुंचा तो लक्ष्मी व निर्मला मामूल की तरह किचन में मसरूफ़ थी। ये टहलता हुआ किचन के पास पहुंचा तो दोनों ने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया और लक्ष्मी फ़ौरन उसके कदमों में झुक गई। कैसी है मेरी गुड़िया? महताब ने नर्म लहजे में पूछा तो वो चहक कर बोली, बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आपके होते हुए भला मैं कुशल पूर्वक न रहूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। महताब खान प्यार भरे लहजे में बोला, कितना भरोसा है मेरी बहन को मुझ पर भाभी।
निर्मला फौरन बोल उठी, आप भाई भी तो अटूट भरोसे के लायक हैं ना चंदा मालिक। आपके लिए चाय बनाऊं? ज़रूर बनाइए, मैं तब तक लक्की के कमरे में बैठता हूँ। चलिए भैया, मैं चाय लेकर फ़ौरन आती हूँ। महताब खान धीरे धीरे कमरे की जानिब बढ़ने लगा तो दोनों उसके उठते कदमों को निहारती रही थी। चुनांचे महताब खान कमरे में सोफा पर बैठा सामने दीवार पर आवेदन स्वर्गीय दीनानाथ सिंह व पार्वती देवी की तस्वीरों को देख रहा था, जिनके दरमियान अब महताब खान व सूरज की बड़ी सी ताज़ा तरीन मुश्तरका तस्वीर को फ्रेम करवा कर लगाई गई थी। लक्ष्मी चाय लेकर आई तो महताब ने पूछा, हमारी ये तस्वीरें कब लगाई आपने? कई दिन हो गए भैया, आप तो मेरे कमरे में आते ही नहीं हैं, फिर देखते कैसे? महताब खान खामोशी के साथ गर्म चाय की चुस्की लेने लगा। उसी आशना निर्मला भी आकर चौखट पर खड़ी हो गई। चाय का आखिरी लंबा घोंट लेकर महताब ने खाली कप मेज पर रख दिया और ख्यालों में भटकते हुए उसने एक सिगरेट सुलगा ली। फिर सोफा के पुष्टगाह से टेक लगाते हुए वो लक्ष्मी से मुखातिब हुआ, गुड़िया, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ बहन, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं, राजदार व खैरखा भी हूँ। जवाबन लक्ष्मी तजब्जुब आमेज नर्म लहजे में बोली, इसमें क्या शक है भैया? तो महताब ने सोफा से उठते हुए कहा, मैं सोचता हूँ कि तुम बचपन से इस हवेली के अंदर पली बढ़ी हो। तुम्हारी तमाम तर तवज्जुहात इस घर और घर के लोगों पर ही रही है। तुम्हारे सोच का दायरा इस घर के हर एक फर्द के लिए ही महदूद रहे हैं। जिस वक्त तुमने आने वाले वर को इग्नोर व नाकबूल किया, उसी वक्त मेरे जहन में ये सरगोशी हुई थी कि तुमने अपनी 21 साल तक की उम्र यकीनन किसी की मोहब्बत में बसर करती आई हो। तुम महताब खान बोलता रहा। चौखट के सहारे खड़ी निर्मला हैरत से मुस्कुराती रही और लक्ष्मी का रुख धीरे धीरे बदलता रहा। अब उसकी पुश्त महताब की जानिब थी और वो सर झुकाकर निगाहें नीची किए ज़मीन को घूर रही थी कि महताब ने मज़ीद कहा, बहरहाल मुझे यकीन है गुड़िया के जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार हो और अपने हृदय के सिंहासन पर जिसे बिठा रखा है, वो और कोई नहीं, सूरज बाबू हैं। लक्ष्मी कोई जवाब दिए बगैर ज्यों की त्यों खड़ी रही तो एक लम्हा की खामोशी के बाद वो मज़ीद बोला, अब मैं तुम्हारी इस खामोशी में तुम्हारा इकरार देख रहा हूँ लक्की, और ये कोई गलत या बुरी बात नहीं है। अगरचे हालात के मुताबिक ये मामला थोड़ा पेचीदा ज़रूर है, लेकिन तुम्हारी पसंद व ख्वाहिश से मैं पूरी तरह इत्तफाक रखता हूँ। लक्ष्मी अब नर्म लहजे में लफ्ज़ भैया बोली और पलटकर अपना चेहरा उसके सीने में गाड़ दिया। निर्मला भी हैरत से मुस्कुराती हुई सामने आ गई। महताब ने लक्ष्मी के शाने पर अपना बाजू फैलाते हुए कहा, बिलाशुबा मेरा दोस्त एक दिल फेंक और शोख मिजाज इंसान है, लेकिन एक साथ रहते हुए भी उसने तुम्हारी खामोश मोहब्बत को कभी महसूस नहीं किया। उसे हम गफलत नहीं, सूरज प्रकाश के अदब व एहतराम का नाम देंगे। उसने तुम्हें कभी न तो अपनी मिल्कियत समझा और न ऐसी वैसी नज़र से ही देखा जिन नज़रों से वो घर के बाहर की लड़कियों को देखता रहा है। अगर वो चाहता तो तुम्हारे साथ दस्तदराजी भी कर सकता था, लेकिन उसने कभी ऐसी हिमाकत आमेज़ जुर्रत को हवा नहीं दी। लिहाजा वो मेरे नज़दीक काबिल तारीफ़ है। उसके खामोश होते ही निर्मला बोली, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं मालिक बाबू। सूरज बाबू ने मम्मी पापा के साथ ही अगर किसी को घर की गार्जियन और पेरेंट समझा है तो वो बीबी जी हैं। अक्सर बीबी जी का उन्हें झिड़की दिखाना, बात बात पर तुनक कर बोलना और उन्हें शासित करना, इस तरह जैसे कोई पत्नी अपने पति के साथ अपना हक जताने की कोशिश करती है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता रहा है बाबू मालिक। और उससे भी ज़्यादा मज़ा तो तब आता है जब बीवी जी की नाराज़गी का सामना करते हुए सूरज बाबू का अपनी निगाहें झुकाकर मूर्खों की तरह मुस्कुराते हुए अपना सर खुजाना और बगले झांकना रोमांचित कर देता है। बीवी जी की पसंद एवं इच्छाओं का मैं भी स्वागत करती हूँ। पूर्ण आशा है दोनों ही एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहेंगे, क्योंकि बीवी जी घर लगाना और घर को बेहतर बनाना भली भांति जानती हैं। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि बालिग होते ही बीवी जी इस हवेली की अकलौती बहू की तरह जीती आई हैं। महताब खान ने कहा, बहुत खूब, इंशाअल्लाह बेहतर मूड में देखकर मैं सूरज बाबू से बातें करता हूँ, क्योंकि वैसे अभी वो ज़हनी तौर पर कुछ डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह घर का माहौल और लक्की का मसला नहीं बल्कि कुछ और है।
लक्ष्मी ने जल्दी से अपना सर उठाकर आंखें फाड़ते हुए महताब का चेहरा देखा। मुझे नहीं बताएंगे भैया, ये मैं नहीं आने वाला वक्त बताएगा गुड़िया, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। वो तसल्ली आमेज़ बातें कहकर अपने घर वापस आ गया था और ख़ुद भी एक बहुत बड़ी उलझन वो कश्मकश में गिरफ्तार हो चुका था। वो कपड़े तब्दील करना ही चाहता था कि फ़ोन की घंटी बजी और उसने रिसीवर उठा लिया। दूसरी जानिब कलीम अहमद थे। सलाम व दुआ के बाद उन्होंने कहा कि बेटे अब प्लास्टर का काम शुरू कर देना चाहिए। महताब फ़ौरन बोला, मैं आज शाम तक चंद लम्हों के लिए माकूल रकम के साथ आ रहा हूँ, क्योंकि मुमकिन है आपका हाथ अब खाली हो चुका होगा। वैसे मुझे नाजो की अंगूठी और कपड़े का नाप चाहिए। कलीम अहमद बेहद खुश हुए, बोले वाह, बहुत बुलंद हौसला रखते हैं बेटे, आइए खुश आमदीद। चुनांचे उसी शाम 4 बजे महताब खान रहमत नगर पहुंच गया और हिदायत की कि पहले बाउंड्री वाल और इमारत के बाहरी हिस्से के प्लास्टर मुकम्मल करवाएं, उसके बाद अंदर का काम करवाएंगे। रंग व रोगन का काम भी साथ साथ करवाते जाएं, क्योंकि मुमकिन है अगले माह मंगनी के रस्म की अदायगी के लिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ मेहमान बनकर आपके मस्कन पर हाजिर हो जाऊंगा। बहुत खूब बेटे, आपने हमें निहाल कर दिया, अल्लाह आपको दराज़ी उम्र बख्शे। करीब खड़ी उनकी बेगम ज़लेखा धीमे लहजे में बोली, आमीन, और महताब खान वापसी के लिए कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। बारसूरत वो रहमत नगर से सीधा शेरपुर के यशोदा भवन पहुंचा तो कुमोदनी, रामलाल और उसकी बीवी राम प्यारी देवी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। शाम के 6 बजे थे। कुमोदनी उस वक्त खूबसूरत साड़ी ब्लाउज में मलबूस बाहरी गेस्ट रूम में मौजूद थी। राम प्यारी देवी के ताक़ुब में चलता हुआ महताब ज्यों ही अंदर दाखिल हुआ, कुमोदनी उससे लिपट गई। महताब ने पूछा, खैरियत है ना? तो कुमोदनी नर्म लहजे में बोली, अब आप मिल चुके हैं तो ऐसी स्थिति में भला खैरियत की क्या कमी? मुझे देखकर मेरी बेहतरी का एहसास नहीं हो रहा आपको? महताब ने सरगोशी की, खुदा करे कुमोद तुम हमेशा इसी तरह हसास बशास रहो। कुमोदनी ने फौरन कहा, मुझे सुबह ही से आपका इंतज़ार था, यकीन था आप ज़रूर आएंगे। एक तवील सांस लेते हुए वो मज़ीद बोला, दरअसल मैं कल से ही उलझनों का शिकार हूँ डार्लिंग, और मुझसे ज़्यादा डिस्टर्ब और ऑफसेट मित्र सूरज सिंह है, जिसकी वजह है गुड़िया का इनकार। कुमोदनी ज्यों की त्यों अपनी बाहें महताब के गले के गिर्द हमायल किए हुए उसके चेहरे को इनहमाक से देखती रही। तो उसने मजीद कहा, दरअसल गुड़िया ने जिस वक्त इनकार किया था उसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि ये किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है, लिहाजा इससे आगे जो कयास आराई मैंने की वही सच भी साबित हुआ। कुमोदनी ने हैरत से पूछा, कौन है वो? तो महताब ने कहा, कोई दूसरा कौन रहेगा सूरज के सिवा, मगर उन्होंने उसकी खामोश मोहब्बत को कभी फॉलो नहीं किया। दरअसल सूरज ने कभी लक्की को ऐसी वैसी निगाहों से देखा ही नहीं। एक साथ रहते हुए भी सूरज ने कभी कोई मशकूक हरकत नहीं की जिसके लिए वो कम अज़ कम मेरे नज़दीक काबिल तारीफ़ है। कुमोदनी बोली, तो फिर अब आप सूरज को आगाह क्यों नहीं कर देते? मैं जल्दबाजी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि उस पर फ़िलहाल तुम्हारे इश्क का भूत सवार है, लिहाजा मुनासिब मौका का मुंतज़िर हूँ। वैसे तुमसे गुजारिश है कि इस के मामले में फ़िलहाल तुम्हें नॉर्मल ही रहना है। मेरा मतलब है कि तुम्हारे लिए उससे अब तक बातें करने का जो अंदाज़ रहा है वही अंदाज़ जारी रहना चाहिए, पर आपकी जो कैफियत रहती है उसमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए। गुड़िया के मामलात से जिस तरह गाफिल हो उसी तरह की कैफियत कायम रहनी चाहिए, क्योंकि हकीकत का एहसास सूरज को वक्त खुद ही दिलाएगा। कुमोदनी ये सुनकर धीमे लहजे में बड़बड़ाई, विचित्र समस्या है, कैसा आदमी है ये सूरज के बगैर किसी गौर व खौज के जो चाहता है दिल में ठान लेता है। कुमोदनी को फिक्रमंद देखकर महताब ने कहा, खैर जो भी हो, तुम्हें ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी समस्या है और दुनिया का कोई समस्या कोई मसला ऐसा नहीं होता जिसका हल मौजूद नहीं है। बातें उसे स्वीकार करने की है डार्लिंग।
लेकिन चूंकि सूरज ने बचपन से ही अपने दिलो दिमाग को बढ़ावा दे रखा है, लिहाजा ऐसे में उसे समझाना किसी हद तक मुश्किल ज़रूर है। एक तवील सांस लेकर महताब बोला, आप मुझे बैठने को नहीं कहोगी? कुमोदनी बुरी तरह चौंकी। ओह सॉरी, आइए चलिए ना। कहाँ? महताब ने पूछा तो वो हौले से मुस्कुरा कर बोली, अपनी ख्वाबगाह में। चुनांचे उसका बाजू थामे हुए वो हवेली के अंदर अपने कमरे में आ गई। महताब ने कमरे का जायज़ा लिया। बेहद खूबसूरत और साफ़ और शफाफ कमरे में फर्नीचर्स और मौजूदा ज़माने के लिहाज से ज़रूरियात ज़िंदगी की हर शय मौजूद थी और करीने से सजाई हुई थी। कुमोदिनी ने उसे बड़े से गद्देदार फर्श पर बैठा दिया और ख़ुद उसके कदमों में बैठकर उसके जूते मोजे उतारने लगी। महताब ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत रानी, मुझे जाना भी तो है ना। कुमोदिनी चौंक पड़ी। कहाँ? घर। महताब ने मुख्तसर जवाब दिया तो उसने अपना काम जारी रखते हुए कहा, ये घर भी तो आप ही का है ना, जिसका किराया नहीं लगेगा। कुमोदनी की बातें सुनकर महताब बेअख्तियार धीरे से हंस पड़ा तो कुमोदनी ओह गॉड कहती हुई उठी और अपने होंठ महताब के होंठों पर गाड़ दी। दरअसल महताब की हंसी ने उसे बेकाबू कर दिया था। फिर एक लम्हा बाद ही वो अपनी बाहें महताब के जिस्म के गिर्द लपेटती हुई उसके पहलू में चिपक कर बैठ गई। उसी आसना हर लिहाज से बाअदब राम प्यारी देवी ट्रे में पानी से भरा गिलास और चाय लेकर आई तो कुमोदनी ने कहा, इसे रखिए काकी। और अलमारी से महताब फ़ौरन बोला, काकी अभी मुझे कुछ भी खाने की ख्वाहिश नहीं है, बस पानी पिलाइए, फिर चाय पी लूँगा। राम प्यारी देवी ने मुस्कुराते हुए वैसा ही किया तो कुमोदनी प्यार से बोली, कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ, रहमत नगर गया था, चंद ज़रूरियात थी। उसने चाय की पहली चुस्की ली। पूरी हुई ना वो ज़रूरत? क्या मैं नहीं जान सकती कि वो ज़रूरत क्या थी? महताब एक बार फिर उसकी बात पर हंस पड़ा और अपना दूसरा हाथ उसके कंधे पर फैलाते हुए बोला, क्यों नहीं जान सकती? मुझे क्या शामत आई है कि हर ज़रूरतें और हर कामों का ब्यौरा घरवाली से छुपाने की कोशिश करूँगा। कुमोदनी शर्मा कर जल्दी से अपना मुखड़ा उसकी पुश्त में छुपाते हुए बेआवाज़ हंसी हंसने लगी थी। करीब ही बाअदब खड़ी राम प्यारी देवी बेअख्तियार हंस पड़ी थी, लेकिन दूसरे ही पल अपनी हंसी पर काबू पाते हुए प्यार से उसकी मासूम सूरत को बगौर देखने लगी थी। महताब ने चाय का खाली कप मुलाजमा राम प्यारी को थमाकर छुपी हुई कुमोदनी को अपने बाजू के सहारे रूबरू लाते हुए बोला, दरअसल मेरे मामू जान के पड़ोस में ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति आबाद हैं, नाम है कलीम अहमद। मैं उन्हें मामू जान कहता हूँ। उन्होंने अपनी छोटी हसीन लड़की के लिए मेरे मामूजाद भाई जसीम बाबू को पसंद किया है। अगले माह दोनों की मंगनी करना चाहता हूँ, लिहाजा उसी बच्ची के कपड़े और अंगूठी का नाप लेने गया था। दूसरी बात यह है कि मिट्टी से तामीर किए हुए मेरे मामू जान का काफ़ी पुराना मकान गिरने की नौबत को पहुँच चुका था, लिहाजा मैंने उसे मुनहदिम करवाकर अपनी मामी व भाइयों के लिए बाकायदा आलीशान इमारत तामीर करवा रहा हूँ। मगर मामी व भाइयों को उसका कोई इल्म नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें बताया ही नहीं है। दरअसल मंगनी के मौके पर मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। कुमोदनी उसके कंधे से अपनी ठुड्डी टिकाते हुए बोली, बहुत खूब। मिट्टी के जर्जर मकान से उन्हें निकाल कर शहर लाए। जब अचानक उस मकान को देखेंगे तो उन्हें कितनी खुशी होगी, कितना सुकून मिलेगा, कल्पना करते बनता है। महताब ने अफसुर्दा लहजे में कहा, हाँ कुमोद, मामू जान अपाहिज हो चुके थे, लिहाजा बरसों कबल बीवी बच्चों को बेसहारा छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए। लिहाजा उन लोगों ने काफ़ी मुसीबतें उठाई, फिर भी न तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाया और न किसी को एहसास ही होने दिया कि वो लोग भूखे हैं। मामी ने गांव मोहल्ले की गरीब मुस्लिम व गैर मुस्लिम बहू बेटियों के कपड़े हाथों से सिलकर अपनी और अपने दोनों बेटों की कफालत की। जसीम बाबू गिरते पड़ते मैट्रिक की तालीम मुकम्मल करके शहर आए तो एक मेडिकल स्टोर में मुलाजमत अख्तियार कर ली, जिससे अपनी और छोटे भाई शमीम अहमद की तालीम को जारी रखा जाए। उन्हीं दिनों मैं आ गया और आपको आपके घर के पास छोड़कर सोचने लगा, अब मैं कहाँ जाऊँ।
उसी आशना मामू जान का ख्याल आया और रात के तीसरे पहर जीप दौड़ाता हुआ रहमतनगर पहुंचा। सबों के हालात देखकर बेहद अफसोस हुआ और वहीं से मेरे अंदर कमाने का हौसला भी बेदार हुआ। उसने एक तवील सांस लेकर मजीद कहा, उस दिन जब आप शहनाज विला पर मुझसे मिलने पहुंची, ये सुनकर दोनों भाई फूले नहीं समा रहे थे। रात गए तक अपनी माँ को कुरेद कुरेद कर आपके मुतल्लिक ही पूछते रहे थे। और हाँ, वो दफतन चौंका, आप गोश्त मछली खाती हैं कि नहीं? कुमोदनी ने महताब के कंधे से सर उठाते हुए कहा, आपने ये आप क्या लगा रखी है? मैं सब कुछ खाती हूँ, गोश्त, मछली, अंडा, सभी कुछ। वाह, फिर तो ठीक है। रास्ते में एक जगह हाट लगी थी, मैंने कार रोककर अपनी पसंदीदा मछली 3 सिर ले लिए। उस मछली को मलंगा कहा जाता है। अच्छा, मैं समझ गई, उसे गैंची भी कही जाती है स्वामी जी। कुमोदिनी ने अल्फाज को पीसते हुए कहा तो महताब फौरन बोला, वो छोटी प्रजाति होती है जिसका आप जिक्र कर रही हैं। राम प्यारी देवी जो खड़ी उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी, फौरन बोली, मालकन, बाबू मालिक सही कह रहे हैं। कुमोदिनी चौंक पड़ी। हैं? आप मालिक बाबू से रिश्वत लेने का इरादा है क्या काकी? यकायक महताब खान कह लगाकर हंस पड़ा तो कुमोदिनी मासूमियत से उसका चेहरा देखने लगी और राम प्यारी देवी उन दोनों का प्यार देखकर बड़बड़ाई, है भगवान, मालिक मालकन के इस प्रेम संबंध को दुष्टों की दृष्टि से बचाना प्रभु। उसके इस अल्फाज के साथ माहौल में एक लम्हा के लिए खामोशी छा गई। फिर महताब ने ही अपनी खामोशी दूर की। वो बोला, तुम जसीम और शमीम से नहीं मिली हो, अगर चाहो तो आज रात के खाने में आ जाओ ना, सबों से मुलाकात भी हो जाएगी। आ जाओ का क्या मतलब? मैं आपके साथ ही चलूँगी और फिर आपके साथ ही वापस भी आऊँगी। चलिए, आज मैं मछली और पूरियाँ बनाऊँगी। महताब मचल पड़ा, अरे वाह, वंडरफुल, ये हुई ना मेरे मन की बात। राम प्यारी देवी फौरन बोल उठी, मेरी लाडली मालकन बचपन से ही आपके मन की बातें जानती हैं मालिक बाबू। महताब ने तमस्खर उड़ाने की कोशिश की। हाँ, क्यों नहीं, आपकी लाडली मालकन तो बचपन से ही अंतर्यामी है ना। राम प्यारी हंसने लगी तो कुमोदिनी ने मुस्कुराकर घुड़की दिखाई। महताब ने हंसते हुए कहा, ऐसा कीजिए, आधी मछलियाँ आप लोग रख लीजिए। कुमोदिनी ने फौरन इनकार करते हुए राम प्यारी से मुखातिब होकर कहा, काकी, मैं अभी साहब के साथ इनके घर जा रही हूँ, आप आज रात का खाना मत बनाना, आप दोनों का खाना हम वहीं से लेकर आएंगे। बहुत अच्छा मालकन। महताब खान इत्मीनान का सांस लेकर सिगरेट सुलगाने लगा तो कुमोदिनी उसे जूता मोजा पहनाने लगी। बहरहाल शाम 7:30 बजे एम्बेसडर कार जब कंपाउंड में दाखिल हुई तो दिलशाद बानो फौरन ही सदर गेट पर नमूदार हुई और महताब खान वो कुमोदिनी जो ही कार से बरामद हुए देखकर मुस्कुराती हुई 2 कदम आगे बढ़कर रुक गई। कुमोदिनी साड़ी का आंचल अपने सर पर दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ी तो करीब ही सामने खड़े गणेश माझी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए सर झुकाकर कहा, प्रणाम मालकन जी। कुमोदिनी उसे जवाब देकर सीढ़ियाँ चढ़ी और दिलशाद बानो के कदमों में झुक गई। दिलशाद ने उसे फुर्ती से उठाकर गले से लगाया और फौरन साथ लेकर अंदर चली गई। महताब पलटकर फिर कार के पास आया और पिछली सीट के नीचे से मछलियों का थैला निकालकर अंदर चला गया। कुमोदिनी कुर्सी पर बैठी थी और उसके इर्द गिर्द दिलशाद बानो और समीदुन्निसा खड़ी मुस्कुरा रही थी। महताब ने कहा, मामी, रहमतनगर से वापस आते हुए एक हाट से मैंने 3 किलो मलंगा मछली खरीद ली। दिलशाद चौंकी, बाप रे, इतना क्यों? जवाबन महताब ने कुमोदिनी से निगाहें चार करते हुए कहा, वो इसलिए कि मैं जानता था आज एक मेहमान खसूसी मेरे गले पड़ने वाली हैं। कुमोदिनी कुर्सी से उठते हुए प्यार से आंखें दिखाई तो वो हंस पड़ा। ये देखकर दिलशाद बानो व समीदुल दोनों ही को लगा कि बिजली चमक उठी। दिलशाद बड़बड़ाई, या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक कि मेरे लाल के बरसों से बंजर पड़े होंठों के वीरान बगिया को हंसी के फूलों से आबाद कर दिया और बरसते हुए इन फूल और कलियों से अपने कोरे पड़े दामन को सजाने वाली परी पैकर भी इनायत की है। अब तू नज़र बद से बचाना मौला इन्हें। दिलशाद ने आगे बढ़कर महताब और कुमोदिनी की बलाएं ली तो कुमोदिनी उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर अपनी आंखों से लगाते हुए चूम लिया। महताब ने फौरन कहा, दरअसल यशोदा भवन की मालकन अपने घर की हांडी चूल्हे के ऊपर औंध कर आई हैं। फिर सभी बुलंद आवाज़ में हंस पड़े तो दूसरी जानिब चौखट पर खड़ा गणेश माझी भी फूले नहीं समा रहा था। इससे कबल किसी ने भी इसे
इतना खुश नहीं देखा था। बरसूरत महताब फिर बोला, मामी जान, कुमोद के 2 खिदमतगारों का खाना यशोदा भवन पर भी जाएगा। ये मंसूबा बनाकर आई हैं कि मेरा पसंदीदा डिश यानी पूरी मछली अपने हाथों से बनाएंगी। दिलशाद बानो बोली, हाँ बेटे, सब कुछ बनेगा, आप फिक्र न करें। समीदुल ने मछली का थैला उठा लिया तो कुमोदनी बोली, मम्मी जी लाइए ना, मैं आटा गूंथने का काम करती हूँ। आप अपने राजा के पास रहिए, सभी काम हम लोग खुद कर लेंगे। फिर वो समीदुल से मुखातिब होकर बोली, बेटी पहले तुम चना दाल उबलने के लिए रख दो। कमोबेश 100 पूड़ियाँ बनेंगी और मछलियाँ अलग अलग 3 हांडी में बनाई जाएगी, क्योंकि पूरे 3 सेर मछलियों के लिए 2 हांडी कम पड़ेगी। महताब सर खुजाते हुए बोला, मेरा ख्याल था कि राजिंदर भाई को फ़ोन करके कह देता कि जसीम और शमीम को फ़ौरन भेज दें। क्यों? दिलशाद बानो चौंकी तो महताब ने कहा, कुमोद ख़ास तौर से उन दोनों भाइयों से ही मिलने की आरजू लेकर आई है। मगर रानी तो आज यहाँ रुकेंगी ही ना? दिलशाद ने पूछा तो महताब बोला, नहीं, 11 बजे तक यानी बाद तो आम इन्हें इनके घर पहुँचा दूँगा। ये दुल्हन बनकर थोड़े ही आई हैं, फ़िलहाल जीती जागती मेहमान ही समझिए इन्हें। उसकी बातें सुनकर फिर सभी हंसने लगे और कुमोदनी शर्माए अंदाज में अपना रुख बदल कर हंसने लगी तो दिलशाद बानो ने कहा, फिर भी बेवक्त मत बुलाइए, दुकानदारी हर्ज मत कीजिए। बहुरानी को जाना ही है तो रात 12 बजे तक लेकर चले जाइएगा। महताब अपनी मामी की बातें सुनकर बच्चों की तरह बोला, अभी मैं इन्हें लेकर कहाँ चला जाऊँगा, फ़िलहाल तो इन्हें घर पहुँचाने जाऊँगा ना मामी जी। उसके अल्फाज का मतलब समझकर इस बार समीदुल व मामी भी शर्मा कर हंसने लगी और कुमोदनी पलटकर महताब के सीने में मुँह छुपा ली तो वो हा करके हंस पड़ा, जबकि गेट पर खड़े गणेश माझी भी आहिस्तगी से खिसक लिए थे। कुमोदनी उसके अंदाज तकल्लुम व एक एक अदा पर वारी न्यारी हो रही थी, लिहाजा उसकी सांसें व धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी। गोया अब यशोदा भवन और महताब खान के किराए के मस्कन में बहारों ने अपना बसेरा कायम कर लिया था। चुनांचे दिलशाद बानो व समीदुल निसा किचन में जा चुकी थी। उसी आसना फ़ोन की घंटी बजी तो महताब ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया ही था कि कुमोदनी भी उससे चिपक कर अपना कान रिसीवर में सटा दिया। मुखालिफ सिम से जानी पहचानी निस्वानी आवाज़ थी, लिहाजा बैक वक्त दोनों जानिब के अल्फाज सलाम अलैकुम आपस में टकरा गए और दोनों ही हंस पड़े। गया से राबिया खातून थी। वो महताब के हंसने की आवाज़ सुनकर फ़ौरन बोली, अल्हम्दुलिल्लाह कि बंजर ज़मीन पर फूल तो खिल उठे। गुमान होता है ख़ज़ां आलू चमन में खुश नसीब मालन बहार बनकर आ चुकी हैं। महताब खान जवाबन फिर हंसकर बोला, जी मोहतरमा, एक दूसरे को काफ़ी तलाश करने के बाद अंजाम कार चंद दिन कबल एक दूसरे से मिलने का इत्तफाक हुआ है। बहुत खूब शहजादे, चाहत अगर सच्ची हो तो देर सवेर ही सही तलाश जुस्तजू को तो पूरी होनी ही है। अब अल्लाह से दुआएं हैं आप दोनों युग युग जिएं। जी शुक्रिया। घर में सभी लोग बखैर हैं ना? हाँ शहजादे, सभी बखैर भी हैं और शिद्दत से आपको याद भी करते हैं। मसरूफियत के सबब इस वक्त सिर्फ सबों से मेरे सलाम और दुआ ही अर्ज़ कर दें। इंशाअल्लाह अब बहुत जल्द ही आप लोगों की बेपनाह मोहब्बत से लबरेज़ आँखों के सामने हाजिर हो रहा हूँ। राबिया बोली, हमें और हम सबों को शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। बहुरानी को साथ लाना न भूलेंगे, वरना हमें आपका वजूद नामुकम्मल ही नज़र आएगा। महताब फिर धीरे से हंसकर बोला, जी आपका हुक्म सर आँखों पर। सलाम अलैकुम। महताब ने जो ही रिसीवर को क्रेडिल पर रखा, कुमोदनी ने धीमे लहजे में पूछा, कौन थी यह मोहतरमा? ये शेख जमशेद अली बाबा के छोटे भाई प्रोफेसर सिकंदर अली की अहलिया थीं। बहुत ही नेक और मोहब्बत करने वाली खातून है। मुझे भी वहाँ ले चलेंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, आपने सुना नहीं वो क्या कह रही थी? हाँ सुना है ना। कहाँ जाना होगा? गया ज़िला के एक गांव में। उसी आशना राजिंदर, जसीम और शमीम मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए तो दूसरी जानिब से दिलशाद बानो और समीदुल निसा भी आ गई। रात के 10:15 बज चुके थे, खाना तैयार हो चुका था। बहरहाल राजिंदर माझी ने फ़ौरन हाथ जोड़कर कुमोदनी से नमस्कार मालकिन कहा तो जसीम भी नमस्ते मैडम ही बोला, मगर छोटे मियाँ शमीम अहमद ने सलाम अलैकुम भाभी जान कहा तो कुमोदनी मुस्कुराते हुए बाकायदा वालेकुम अस्सलाम कहा
कहकर उसे बाहों में ले लिया। कुमोदिनी ने देखा जसीम छत को घूर रहा था, लिहाजा हाथ बढ़ाकर आहिस्तगी से उसके गाल पकड़कर मुखातिब करना चाहा तो जसीम हंसकर बोला, पता नहीं सभी भाभियां मेरे गालों पर ही क्यों हमला कर देती हैं। ये सुनकर महताब ने बुलंद कहा लगाया तो साथ ही सभी लोग दिल खोलकर हंसने लगे। कुमोदिनी ने कहा, जब मैं यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ तो आप इमारत की छत में क्या तलाश कर रहे थे। जसीम ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको देखने की ताब तो आंखों में होनी चाहिए ना भाभी। अरे वाह, तीनों भाई ही असलोब निगारी के माहिरीन हैं। शमीम फौरन बोल उठा, आखिर हम भाई कैसे इंसान के हैं। हाँ, मुझे मालूम है, आप लोग देवता रूपी महान इंसान के चहीते होनिहार और खूबसूरत भाई हैं। शमीम फिर बोला, वेरी गुड, आप काफ़ी समझदार हैं। फिर पेट सहलाते हुए बोला, आपको भूख नहीं लगी है क्या। उसकी बातों पर सभी हंस पड़े, लेकिन कुमोदिनी ने कहा, भूख तो लगी हुई थी, लेकिन अब आप लोगों को देखकर ही शिकम सैर हो चुकी हूँ। ये तो उल्टी ही बात हो गई। इधर तो आपको देखकर भूख में कुछ ज़्यादा ही इजाफा हो गया है। महताब ने हंसते हुए कहा, समीदुल बुआ तैयार हो जाइए, मियाँ शमीम काफ़ी भूखे हैं। दिलशाद बानो ने लुकमा दिया, इसे तो हर वक्त ही भूख लगी रहती है। दिलशाद बानो बेटा को प्यार से घूरने लगी तो शमीम ने कहा, बात दरअसल ये है ना अम्मी जान कि आप लोगों को खाना बनाते बनाते ही आसूदगी मिल जाती होगी, फिर खाएंगी क्या। तभी तो इतनी फरावानी के बावजूद आपका हड्डी पंजर ढीला होता जा रहा है। उसकी बातें सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े और दिलशाद बानो ने मुस्कुराकर कहा, बहुत बदमाश होता जा रहा है, चलो मुंह हाथ धो लो, खाना लगाती हूँ। कुमोदिनी अपने आंचल से होंठों को छुपाकर हंसते हंसते बेहाल थी। उसकी कैफियत देखकर दिलशाद बानो ने हंसते हुए राजिंदर से कहा, तुम भी खाना ले जाओ राजिंदर बेटे। ठीक है मालकन, पहले यहाँ दस्तरखान लगा देता हूँ। कुमोदिनी फ़ौरन बोली, आप छोड़ो, दस्तरखान मैं लगा देती हूँ। ठीक है मालकन, आपका जैसा हुक्म। बहरहाल महताब ने उस रात मामी व समीदुल बुआ को भी ज़बरदस्ती उसी दस्तरखान पर बैठा लिया। कुमोदिनी महताब के साथ होली। खाने से फारिग होने के बाद चंद लम्हों तक कुछ बातें होती रहीं। फिर दिलशाद बानो राजदाराना तौर पर कुमोदिनी से पूछा, बेटी आपकी अमानत कब तक यहाँ रखी रहेगी। कुमोदिनी ने लापरवाही से कहा, रहने दीजिए ना, अलबत्ता उसमें से एक सामान लेनी है। तो फिर ले लीजिए। दिलशाद बानो अपने अल्फाज के साथ फर्श से उठी तो कुमोदिनी ने महताब को भी साथ ले लिया। गठरी खुली तो उसमें से सिर्फ एक अंगूठी उसने डिबिया से निकाली और अपनी बाईं हाथ की उंगली में पहन लिया। बाकी सब चीज़ें दिलशाद बानो की तहफ़्फ़ुज़ में छोड़ दिया। शंखनुमा वो अंगूठी बेहद खूबसूरत थी। उसमें कतार से दोनों जानिब सफ़ेद नगीने जड़े थे और उसके इब्तदाई हिस्से पर छोटी सी एक कटोरी बनी थी जिसके ढक्कन के ऊपर बड़ा सा गुलाबी नग बैठाया हुआ था जिसने कटोरी को ढांक रखा था। उस नग को ऊपर उठाने पर स्प्रिंग की तरह उड़ जाता था और कटोरी पूरी तरह खुल जाती थी। अंगूठी के नक्शो निगार पर जब जगह जगह स्याह पॉलिश की गई थी जिससे अंगूठी की खूबसूरती दोबाला हो चुकी थी। गोया वो एक पुरस्कार अंगूठी थी जिसे कुमोदिनी ने बगौर देखा और उसके होंठों पर एक दर्द आमेज मुस्कुराहट तैर गई। महताब ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए धीमे लहजे में पूछा, क्या बात डार्लिंग, तुम्हारी कैफियत क्यों बदल गई। कुमोदिनी ज़ेर लब मगर सुकून बख्श लहजे में बड़बड़ाई, ऐसा कुछ नहीं मेरे मालिक, आप फिक्रमंद क्यों होने लगे। चुनांचे वो वापस हाल में आने के लिए अपना बाजू महताब के कमर के गिर्द डालते हुए कदम बढ़ाने लगी। बहरहाल उन्हीं चंद लम्हों में महताब खान कुमोदिनी को पहुंचाने चला तो जसीम, शमीम और ख़ुद दिलशाद बानो भी कार में बैठ गईं। तब राजिंदर भी पीछे नहीं रहा। उस वक्त रात का 11:15 बज चुका था। यहाँ पर 21वीं किस्त मुकम्मल हुई। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। बाकी फिर आइंदा। अस्सलामु अलैकुम।